अस्सलाम वालेकुम। 2024 के इलेक्शन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम जायज़ा ले रहे हैं मुख्तलिफ हलकों का कि पिछले 5 साल में किस हद तक काम हो सका है और अवाम वहाँ के क्या सोचते हैं। तो आज जिन हलकों की हम बात करेंगे, सवात का हलका NA3 जबकि लाहौर का हलका NA 118 हमारे सामने होगा। पहले हम रुख करेंगे सवात के हलके के बारे में और उसके हवाले से आपको बताएं कि सवात कौमी असम्बली के हलका NA3 से 2018 में अगर जायज़ा लिया जाए तो सलीमुर रहमान वहाँ पर जीते थे और उनका ताल्लुक PTI से था। साबिक MNA ने कितने काम किए हैं, अवाम के कितने मसाइल हल हो पाए हैं, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे हैं अनवर अंजुम, और उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत की है। तो पहले आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हलका NA3 में। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से PTI के उम्मीदवार सलीमुर रहमान मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आए थे। इस हलके में कौन से मसाइल है, यहाँ के मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए, मेंबर कौमी असम्बली सलीमुर रहमान ने इन लोगों से जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो गए हैं, यहाँ के लोग आइंदा इंतखाबात में किसको वोट देंगे। इस हलके में मिंगोरा शहर, बरीकोट के कुछ इलाके, जामबिल, कुकाराई और ये अहम इलाके शामिल है। तो आइए पूछते हैं इन इलाके के अवाम से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जिस तरह दूसरी हुकूमतों में हुआ है, इसमें भी इसी तरह हुआ है कि काम तो हमारे कभी पूरे नहीं होते और मसाइल का ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कुछ ना कुछ हो गया है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के आम जो ज़िंदगी है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। आम मसाइल, लोगों के कारोबार के मसाइल है, लोगों के साफ पानी का मसला है, पानी के हवाले से, गैस के हवाले से, रोड्स के हवाले से। यहाँ पर हमारा अपना वज़ीर आला भी आया, लेकिन मिंगोरा शहर के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। हत्ता कि इधर MP MNA जो भी है उसने सिर्फ अपने लिए, अपनी जीवों के लिए सब कुछ किया, लेकिन हल्के के लिए और हल्के के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। मसाइल जो है, मसाइल तो नज़र आएगा तो हल करेगा ना। तो मैंने तो नहीं देखा, थोड़ा बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है, काम किया भी है, लेकिन इतना नहीं जितना उनको चाहिए। अच्छे लोगों को वोट दे, मुंतखब नुमाइंदों को जो मुल्क के खैर ख्वाह हो। जिस तरह 16 महीने हुकूमत हो गई, अभी निगरान हुकूमत है, इसमें कितनी महंगाई बढ़ गई। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह के लोगों को वोट दी जाए ना, जो हमारे कौम के लिए कुछ करे। जिस तरह पिछली हुकूमत 3 होना तो उसने कुछ भी नहीं किया, तो इस तरह बंदा आना चाहिए ना कि बस रियल में वो अच्छा बंदा और मुहिब वतन हो। आइंदा इंतखाबात के लिए हम ऐसा बंदा चाहिए कि हमारे लिए जो अच्छा काम करेंगे और हमारे जो ये मसले हल हो जाएंगे, कि आइंदा के लिए मैं ऐसे बंदा को वोट देंगे जो हमारा ये सब मसले जो ना हल हो जाएंगे। जो बंदा निज़ाम को बदलने की सोच रखता हो कि निज़ाम बदलना है, वो एजुकेशन का हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, जो भी हो, ठेकेदाराना निज़ाम हो, तो निज़ाम बदलने वाले लोग जिनका वो माइंड इस पे क्लियर हो कि मैं आके निज़ाम बदलूँगा, तो मेरे ख्याल से उस बंदे को वोट देना चाहिए और उसको तरजीह देनी चाहिए। यहाँ के लोगों की बातें आपने सुनी। यहाँ के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि साबिक़ MNA ने यहाँ का रुख कभी नहीं किया है। यहाँ की जितने भी मसाइल है, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, वो जो कि तू है, उन्होंने यहाँ की बुनियादी मसाइल जो है वो हल नहीं किए हैं और वो यहाँ के मसाइल में नाकाम हो गए हैं। यहाँ के लोगों ने ये अज़म ज़ाहिर किया है कि आइंदा हम उस तरह के लोगों को वोट देंगे जो यहाँ के मसाइल हल कर दे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वहाँ के लोगों के मसाइल आपने जाने। ख़ास तौर पर साफ़ पानी के ऊपर बात हो रही थी कि साफ़ पानी यहाँ पर मुहैया नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हुई कि कुछ काम तो किए गए, लेकिन ज़्यादातर मसाइल वैसे ही हैं जैसे कि 5 साल पहले भी थे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन ने भी हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहाबुद्दीन, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस हलके के हवाले से बताइएगा किस तरह का इलाका है और रिहायशी इलाका इसमें कितना है, और यहाँ के लोगों का क्या बताना है, कौन से ऐसे मसाइल थे जो कि पिछले 5 सालों में भी हल नहीं हुए और वो उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत इसको हल करेगी। इस हलके के ये ज़्यादातर ये शहरी इलाका है, मिंगोरा सिटी, और ये ज़्यादातर जो शहरी इलाके हैं वो इसी में शामिल है और ज़्यादातर लोग तालीम याफ्ता है। मेल और फीमेल वोटर्स भी ज़्यादातर निकलते हैं वोट देने के लिए। और इसमें मसाइल जो लोगों के हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो रिपोर्ट में बताया गया पीने के पानी का मसला है। यहाँ से जो सलीमुर रहमान 2018 के इलेक्शन में मुंतखब होके आए थे,
ये स्वाद के नाजिम भी रह चुकी है। यही शाहबुद्दीन, वजह जिस होता है। तरीके से आप भी कह रहे हैं, ये बुनियादी मसला है कि पीने के लिए साफ पानी वहाँ पर मुहैया नहीं किया गया। क्या जो पिछले उम्मीदवार थे उनकी जानिब से कोई कोशिश नहीं की गई कि इस मसले को हल किया जाए? क्योंकि कुछ तो उन्होंने मसाइल हल किए हैं जिस तरीके से वहाँ पर वोटर्स बता रहे थे। उस आवाम का इत्तेमाद देके कि वहाँ से मुराद सईद ने 88,000 वोट हासिल किए थे। सही है। और उनके मुकाबले में जो बाकी 13 उम्मीदवार थे उनके तमाम को वोट को जमा करके वो मुराद सईद की वोट तक नहीं पहुंच सकती थी। अच्छा। और फिर 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की सलीम रहमान जो एक अदना कारकुन थे और नया पीटीआई में शामिल हुए थे, क्योंकि इनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। सही। और ये जब 2018 के इलेक्शन में आए तो उन्होंने 68,000 वोट हासिल किए और उन्होंने वहां से शाहबुद्दीन, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि पिछली दफा भी एएनपी के भी अच्छे खासे वोटर्स थे, तो इस दफा किसी किस्म का अपसेट हो सकता है इसमें। फयाज जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। फयाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे सवात की मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या बनता आपको नजर आ रहा है? पीटीआई अक्सरियत में थी, अब क्या सूरत हाल है? क्या एएनपी वापस अपनी जगह हासिल कर सकेगी? ऐसा है कि जैसे कि अगले इंतखाबात में ऐसी लग रहा है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा, तो अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान न हुआ तो उस सूरत में फिर यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। ख़ासकर NA3 ऐसा हल्का है कि यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। और अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर में होगा तो उस सूरत में फिर PTI की जीत यकीनी है। अच्छा फयाज साहब, 2018 के इंतखाबात में पीटीआई सवात को क्लीन स्वीप किया था। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा? क्योंकि एएनपी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है वहाँ पर। बैलेट में बल्ले का निशान हुआ, तहरीक इंसाफ का निशान मौजूद रहा, तो फिर दोबारा भी चांस है कि PTI क्लीन स्वीप करे। अगर बल्ले का निशान नहीं होगा या तहरीक इंसाफ बाइकाट कर दे, जिसका इम्कान है, तो इस सूरत में फिर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो मुख्तलिफ जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं वो जी जाएंगी। लेकिन कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो तमाम सीटों पर PTI की तरह क्लीन स्वीप कर रहे। अच्छा, सवात के अलावा ओवरऑल अगर सूबाई सतह पर देखा जाए तो क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कौमी असम्बली एक पार्टी जबकि सूबाई की नशस्तें इस हल्के में दूसरी पार्टी हासिल करने में कामयाब होती है। तो सवात में सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है आपको 2024 में? यही है कि अगर PTI इलेक्शन में न होगी तो फिर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें हासिल करेंगी। लेकिन इस वक्त कोई ऐसी वाज़ेह सूरत नहीं कि कोई एक ही सियासी जमात तमाम नशस्तें जीत ले या ज़्यादातर नशस्तें जीत सके। ठीक। अच्छा फयाज जफर साहब, क्या -1 से और साबिक वज़ीर आला महमूद खान के जाने से PTI के वोटर पर कोई असर पड़ेगा या उसकी मकबूलियत अभी तक वहीं रहेगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, क्योंकि PTI का वोटर जो है अब भी मुत्तहिद है। अब भी वो अपने बल्ले का निशान अगर उनको दिया जाए बैलेट पेपर में तो PTI का जो वोटर है वो बल्ले के निशान को वोट देगा, किसी और जमात को वोट नहीं देगा। सवात का हल्का NA3 जिस पर हमने तफसीलन बात की, शाहबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर सहाफ़ी फयाज जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, अपना तज़िया पेश किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और हल्का 124 के हवाले से भी बात करेंगे जो कि लाहौर का हल्का है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हम जो हल्का डिस्कस करेंगे वो लाहौर का हल्का NA124-2 है, जो नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA118 लाहौर 2 में तब्दील हो गया है। बिल्कुल तारीखी और सियासी एतबार से इंतहाई अहम है क्योंकि अंदरून शहर का इलाका है, यहाँ पर कमर्शल एरियाज़ भी हैं, रिहायशी इमारतें भी हैं, पतली पतली गलियाँ हैं और वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अब तक वहाँ पर मौजूद है। लेकिन गलियाँ भी चौड़ी नहीं की गई और सीवरेज का पानी जो कि हमें जगह जगह नज़र आता था, उस हवाले से भी मुसलसल बात होती रही कि इसको भी अभी तक हल नहीं किया गया। यहाँ से 2018 में अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ज़िमनी इलेक्शन जीता था और हल्के के अवाम ने तो उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ वो अपने मोहसिनों को भूल गए। इस हल्के का मज़ीद अहवाल जानेंगे सईद बलोच की इस रिपोर्ट में और मज़ीद फिर इस पर बात करेंगे।
شاہد خاقان عباسی مری میں اپنے آبائی حلقے سے 2018 کے عام انتخابات میں ہارے تو مسلم لیگ نون نے انہیں لاہور سے ضمنی الیکشن میں کامیاب کروایا۔ شاہد خاقان عباسی نے 75,000 سے زائد ووٹ لیے، جبکہ ان کے حریف پاکستان تحریک انصاف کے غلام محی الدین صرف 30,115 ووٹ حاصل کر سکے۔ شاہد خاقان عباسی انتخابی مہم کے سلسلے میں کئی بار لاہور آئے اور حمزہ شہباز کے ساتھ بڑے بڑے جلسے بھی کرتے رہے۔ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران عوامی خدمت کے بڑے بڑے دعوے بھی کیے، مگر جیت کے بعد حلقے کا راستہ ہی بھول گئے۔ جیتنے کے بعد اس نے ہمارے محلے کا ہمیں ملنا بھی پسند نہیں کیا بھائی جان، اور کئی دفعہ ہم لوگوں نے جا کے اس محلے کے بتانے میں کہ یار یہ ہمیں بنا دو، لیکن آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم نے ان کو جناب ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے، اپنے محلے میں، علاقے میں، حتیٰ کہ یہ اندرون شہر کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے۔ وہ ایک مرتبہ ہی آئے ہیں بس، اس کے بعد نہیں ہے۔ ہمارا علاقہ ہے یہ حمزہ شہباز کا ہے، تو ادھر سے وہ بڑی سیٹ جیتے تھے، جو پھر بعد میں انہوں نے شاہد خان عباسی کے لیے چھوڑی ہے۔ شاہد خان عباسی آئے جی، اس کے بعد آئے ہی نہیں ہے ووٹ دینے کے بعد۔ یہ حلقہ ریلوے روڈ، مصری شاہ، سلطان پورہ، شاد باغ اور شمالی لاہور کے علاوہ لوہاری گیٹ، موچی گیٹ، مستی گیٹ، شیراں سمیت اندرون شہر پر مشتمل ہے۔ یہاں کی تنگ و تاریک گلیاں، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور بازاروں اور گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تار یہاں کی نمائندگی کے دعوے داروں کی کارکردگی کا پول کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ گلیاں بارش ہوئے تو پانی روک جاتا ہے، گٹر بند ہو جاتے، وہ صفائی کرنے نہیں آتے، بورڈ لے جاتے جی تو سان بورڈ یہ تھے کام کرانے، کوئی کام کرا نہیں آتا۔ ٹوٹا بھجا ہے، دیکھو کوئی محلے جا کے کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کرتا ٹوٹا ہے کس طرح نہیں ہے۔ عباسی صاحب الیکشن پہ آئے تھے، اس کے بعد عباسی صاحب نہیں آئے یہاں پہ۔ پچھلی امیدیں دیکھیں ہماری ٹوٹ چکی ہیں، اس امید پہ کیا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ یہ آپ کے سامنے گلی کے حالات ہیں، توڑ پھوڑ کے چلے گئے ہیں، گیس کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اگلا ووٹ ہم ان کو کیوں دیں؟ میں تو کہتا ہوں کسی کو بھی ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ گلی توڑ کے تو چلے گئے ہیں، دوبارہ کوئی واپس آیا ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں 2 مہینے کے بعد کریں گے، لیکن اس کے بعد کوئی آیا نہیں۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تب تو آ جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آتا۔ اس حلقے سے 2002 میں مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق کامیاب ہوئے، جبکہ 2008 اور 2013 کے انتخابات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جیتے۔ حمزہ شہباز نے 2018 کے الیکشن میں بھی یہاں سے واضح اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی، مگر بعد میں یہ سیٹ خالی کر دی اور یہاں سے شاہد خاقان عباسی کو ضمنی الیکشن لڑوایا گیا۔ منتخب نمائندوں کا بنیادی کام اپنے حلقے کے مسائل کا حل ہے۔ اگر وہ عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر انہیں عوامی نمائندہ کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ بالکل رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور جس طریقے سے وہاں کے لوگ مسائل بتا رہے تھے اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اسی پر جس طرح کہ آپ نے سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھی، ان سے مزید تفصیلات بھی لیں گے، بات کریں گے وہاں پر لوگوں کا کیا کہنا تھا اور آئندہ کا وہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کا کیا موڈ نظر آتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی راجہ ریاض بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سعید بلوچ، پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے وہاں پر وزٹ کیا، کیا صورتحال آپ نے وہاں پر گلیوں کی دیکھی اور لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کتنے مسائل حل ہوئے پچھلے 5 سالوں میں اور آئندہ کے لیے وہ کیا امید رکھتے ہیں؟ جی، شاہد خاقان عباسی یہاں سے 2018 کا ضمنی الیکشن جیتے تھے، اور میں جب اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر اس حلقے میں گیا تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ جی شاہد خاقان عباسی الیکشن کیمپین کے سلسلے میں یہاں پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ہم سے بڑے بڑے دعوے بھی کیے تھے، وعدے کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ حلقے کے لوگوں سے رابطے رکھیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ان کے مسائل بھی حل کریں گے۔ لیکن اس کے بعد شاہد خاقان عباسی یہاں پر بالکل نہیں آئی، بلکہ سعید بلوچ، یہاں پر میں آپ کو روکوں گی، اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس حلقے کو دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی حلقہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ضمنی انتخابات میں شاہد خاقان عباسی کو جتایا گیا، جن کا یہاں پر نہ رہائش رہی ہے اور نہ ہی ان کے جان پہچان والے لوگ ہیں، لیکن وہ بھاری اکثریت سے جیتے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا مسلم لیگ نون کو، اس کے بعد نتائج کیا ہوئے؟ ذمہ داری تو مسلم لیگ نون پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا ہے، اور وہاں پہ جتنے لوگوں سے، خواتین سے ہماری بات ہوئی، اس کے علاوہ وہاں کے دکانداروں سے ہماری بات ہوئی، تاجروں سے بات ہوئی، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ جی حمزہ شہباز تو یہاں پہ کبھی کبھار کوئی کسی کی خوشی غمی میں شریک ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، اور شروع میں انہوں نے کچھ کام بھی کیے، لیکن اس ٹینیور میں
कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे वो कई गलियों में भी ले गए, वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे आप देखें कि ये बिजली के तार जो है ये लटके हुए हैं और उसके क्लस्टर बने हुए हैं और ये किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। ये सारे इलाके बड़े पसमानदा इलाके समझे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हो जाता है जब ज्यादा बारिशें आती हैं, तो इस तरह के वहाँ के जो है वो मसाइल हैं। लेकिन उसके बाद मसाइल हैं और पिछले 5 सालों में कोई खास तौर पर देखा जाए तो मसला हल नहीं किया गया है। खास तौर पर बिजली तारों का जिक्र किया और इस तरह के हादसात भी हमें देखने को मिलते रहते हैं। सईद बलोच हमारे साथ रहेगा। सीनियर सहाफ़ी राजा रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, समझते हैं नवाज शरीफ की बरियत से पंजाब की आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा, क्या नज़र आता है? लोगों का एक तासुर ये है कि चूँकि नवाज शरीफ पंजाब से हैं और उनकी बेस पंजाब है और वो अपना वोट जो है पंजाब से लेकर निकलते हैं और लाहौर, उसमें भी ख़ास तौर पे लाहौर से, तो उनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा पंजाब की तरफ होती है। वो कोशिश करते हैं कि पंजाब जो है यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो, यहाँ के लोगों को कोई सहूलतें भी मिलें, यहाँ पर कोई रोटी रोज़गार के मसले भी हल हों, यहाँ पर कोई सड़कें भी बन जाएँ। अच्छा राजा साहब, क्या कायद नून लीग पंजाब को वापस लेने में कामयाब हो सकते हैं? आपको लगता है इतनी एक्टिव नज़र आ रही है नून लीग, तो क्या वाकई वो वहाँ से वोट इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएगी? नवाज शरीफ के आने से यकीनन ये तो लगता है कि पंजाब के अंदर उनकी सीटों में इजाफा होगा, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब के अंदर अपना खासा काम कर रही है। राजा साहब, क्या -1 में पंजाब में पीटीआई के वोटर्स पर असर पड़ेगा? वो फैसला साजी के अमल पर ज़रूर असरअंदाज होंगे। उनके फैसले जो है बड़े लोग प्रिवेल करेंगे और उनकी पार्टी इसको तस्लीम करेगी। वोटर पर क्या असर पड़ेगा, इसकी 2 सूरतें अवान हैं। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है और उनके कुछ लोग जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है, तो फिर वो सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में पीटीआई की कितनी नशिस्तें होंगी? ये डिपेंड करता है कि पीटीआई को हालात कैसे मिलते हैं, पीटीआई को प्लेइंग फील्ड कैसा मिलता है, पीटीआई के चेयरमैन की पार्टी के अंदर से कितनी रहती है, पीटीआई के इलेक्टेबल्स कितने पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान के साथ है। अच्छा, पंजाब में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आता है आपको राजा रियाज साहब? इस वक्त तो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पलड़ा भारी नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई जो है वो तितर बितर हो चुकी है। वही एक फोर्स है जिसने इनको चैलेंज किया था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे से पंजाब के अंदर अपना असर नहीं दिखा सकी है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ सईद बलोच भी थे और राजा रियाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हल्का नंबर NA 3 जो कि सवात का हल्का है, दूसरी जानिब लाहौर का, अंदरूने लाहौर का अगर देखा जाए तो हल्का NA 108 की हमने बात की है। 118 सॉरी 118 टू नहीं बोल रही, बस 118। ठीक है। सईद बलोच भी हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर सहाफ़ी राजा रियाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हल्का NA नंबर 3 सवात की हमने बात की और दूसरी जानिब हल्का NA 118 जो कि लाहौर अंदरूने शहर का ये हल्का है, इसके हवाले से हमने तफसीलात आपको बताएं कि वहाँ पर लोग किस तरीके से सोचते हैं और जितने उनके मसाइल हल हो पाए हैं या नहीं हो पाए, आइंदा 2024 में वो किसको वोट देने का इरादा रखते हैं, इस तमाम को हमने कवर करने की कोशिश की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, मज़ीद हल्कों पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।